चलिए, तो अब तक देखा था हमने माइंड कैसे काम करता है, माइंड के ब्रेन या वेव्स कैसे काम करते हैं, कुछ हिप्नोसिस के या मिथ्स एंड फैक्ट्स देखे थे, यूजेस देखे थे। अभी आगे देखते या हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को एक ट्रांस अवस्था में ले जाते हैं, हिप्नोसिस में ले जाते हैं, या तो उसके साथ क्या-क्या हो सकता है। तो 6 प्रकार की चीज, हम्म, 6 प्रकार के लक्षण उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वेरी फर्स्ट देखने को मिलता है आई कैटिलेप्सी। मतलब पर्सन को ऐसे लगता है कि मेरी आंखें जो है वो चिपक चुकी है और मैं इसको आसानी से अच्छा, खोल नहीं सकता हूँ। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चिपक चुकी है। तो ये आ जाती है आई कैटिलेप्सी। अब आई कैटिलेप्सी जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। अगर पर्सन थोड़ा सा भी अल्फा अवस्था में थोड़ी देर के लिए रह गया तो आई कैटिलेप्सी जो है वो आना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर वो थोड़ा और डीप में उतरता है, ठीक है, थीटा के अंदर एंटर करने की तैयारी में ही है, वहां पर आ जाती है मसल्स कैटिलेप्सी। मतलब पर्सन को ऐसे लगता है कि अब मेरे दोनों हाथ पैर पूरा बॉडी जो है वो स्टक हो चुका है और मैं आसानी से उसको हिला नहीं सकता हूँ, या फिर मैं मुझे थोड़ा बॉडी जो है वो भारी लग रहा है, पत्थर की तरह लग रहा है। तो ये आ जाता है मसल्स कैटिलेप्सी। जब वो पूरी तरह एक ट्रांस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंदर आ जाता है एमनीसिया। एमनीसिया एक लक्षण होता है जिसके अंदर पर्सन कुछ ना कुछ भूलना शुरू करता है। जिस तरह से आप सजेशन देते हो उस तरह की चीजें, उस तरह की घटनाएं वो भूलना शुरू करता है। तो ये एमनीसिया लेवल पे होता है। उसके बाद अगर और ज्यादा डीप गया तो आ जाता है एनेस्थेसिया मोड पे। एनेस्थेसिया मतलब क्या है हम्म, कि पर्सन के बॉडी की सारी सेंसेशन जो है वो गायब हो जाती है। जिस तरह हम ऑपरेशन से पहले वो एनेस्थेसिया मेडिसिन का यूज करते हैं, बस या वही कंडीशन में पर्सन पहुंच जाता है। पुराने जमाने में जब एनेस्थेसिया मेडिसिन फॉर्म में नहीं था तब ऑपरेशन भी इसी हिप्नोथेरापी से एनेस्थेसिया में ले जाके किए जाते थे। और लास्ट में पर्सन बहुत जब डीप ट्रांस में चला गया है तो उसके साथ आ जाते हैं 2 प्रकार के हेलुसिनेशन। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव में ऐसा होता है कि पर्सन ऐसी चीजों को देखता है जो उसके सामने नहीं है। किसी को भूत प्रेत दिखते हैं, किसी को कोई व्यक्ति दिखता है कि भाई ये व्यक्ति को मैंने यहाँ पर देखा, जबकि वो व्यक्ति वहां पर होता ही नहीं है। तो ये प्रकार के हेलुसिनेशन उसको होना शुरू होते हैं। एक होता है नेगेटिव। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कोई चीज वस्तु हमारे सामने पड़ी हुई है और उसको हम पूरे घर में ढूंढते हैं, थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये चीज तो यहाँ पर ही पड़ी है और हम पूरी जगह ढूंढ रहे हैं। तो वो होता है नेगेटिव हेलुसिनेशन। चीजें सामने होने के बावजूद भी हम उसको नहीं देख पाते, इग्नोर करते हैं। तो ये जो 6 प्रकार की कंडीशन है, 6 प्रकार के जो लक्षण है, इन्हीं में सारा हिप्नोसिस जो है वो घूमता फिरता है। अब इन्हीं 6 चीजों का यूज करके आप स्टेज हिप्नोसिस भी कर सकते हैं और आप हिप्नोथेरापी भी कर सकते हैं। जैसे एमनीसिया लेवल है, ठीक है, थर्ड लेवल, उसमें हम लोगों को हाँ जब स्टेज में करते हैं तब ये लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं कि देखिए पर्सन अपना नाम भूल चुका है, पर्सन नंबर 5 भूल चुका है, ठीक है, अपना एड्रेस भूल चुका है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अब इसी का अगर आप थेरापी में यूज करना चाहे तो जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था ना कि किसी का एक्सीडेंट होता है उसके बाद उसको डर लगता है, तो आप वो एक्सीडेंट वाली हाँ घटना जो है वो उसको बुला सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो वो घटना है, वो यादें उसकी जो है कि भुला सकते हैं। तो ऐसे जो ट्रोमा में है, फियर फोबिया है, ये सारी चीजें, कोई घटना है, कोई समय, कोई व्यक्ति, इस तरह हम उसको थोड़ा डिलीट कर सकते हैं एमनीसिया लेवल पे। एनेस्थेसिया लेवल है, स्टेज पे हम ऐसा दिखाते हैं कि देखिए पर्सन को हम आग जला रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पर्सन के हाथ में हम नीडल डाल रहे हैं फिर भी उसको दर्द नहीं हो रहा है, ये हम उनको स्टेज पे दिखाते हैं। अब जब उनको थेरापी में यूज करना है तो हम इसका पेन मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। किसी को नी का पेन है, घुटनों का दर्द है, तो वहां पर हम उसको एनेस्थेसिया का थोड़ा एक्सपीरियंस करवा के उस बॉडी पेन को जो है ना मैनेज कर सकते हैं। हेलुसिनेशन में भी ऐसा है, किसी को भूत प्रेत दिखते हैं तो वहां पर पॉजिटिव में से नेगेटिव करके उनको वहां पर से उनको छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये सारी जो 6 चीजें हैं, इन्हीं में आपका स्टेज भी आ जाता है और इन्हीं में आपका जो है हिप्नोथेरापी भी आ जाती है। तो ये 6 स्टेज से गुजरता है व्यक्ति जब एक हिप्नोसिस में जाता है तब, ठीक है। अब ये भी सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी याद रखने वाली चीजें तो अभी शुरू होगी। हाँ अब देखिए हिप्नोसिस क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हाँ एक्चुअल में उसको करते कैसे, ठीक है। तो वो करने के कुछ स्टेप्स होते हैं
6 प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, स्टेप्स ऑफ हिप्नोसिस। अगर ये तो 6 स्टेप्स आपने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक सक्सेसफुल हिप्नोथेरापी करी या फिर एक स्टेज का शो जो है वो आपने किया। अब उसमें सबसे पहला आ जाता है प्री टॉक। ठीक है, प्री टॉक का मतलब क्या होता है? प्री टॉक का मतलब होता है सेशन से पहले की बातचीत। चाहे आप स्टेज के लिए कर रहे हैं या चाहे आप हिप्नोथेरापी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले कुछ बातचीत की जाती है। अब ये बातचीत क्यों की जाती है? तो जब हम स्टेज के लिए करेंगे तब बातचीत हम इसलिए करते हैं कि सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 10 15 20 जो भी लोग बैठे हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बनेगा। उसके साथ एक क्या कहते हैं ना, एक एक ट्रस्ट फैक्टर बैठेगा। क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, हिप्नोथे जो स्टेज वाला प्रोग्राम है ना, वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। जब तक पर्सन कंफर्टेबल नहीं होगा, उनके अंदर कोई डर नहीं होगा और वो आपके साथ अगर मिल-जुल के नहीं वो व्यवहार करेगा, तब तक वो आसानी से हिप्नोटाइज़ नहीं होगा स्टेज में। क्योंकि स्टेज में क्या है, स्टेज में हम उनको हिप्नोटाइज़ करना चाहते हैं। उनको तो कुछ पता है ही नहीं। हम उनको सामने से उनको हिप्नोटाइज़ करना चाहते हैं। तो प्री टॉक का जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले उनके दिमाग में से सारा डर दूर करना है। दूसरा, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवाना है और आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए प्री टॉक कैसे करेंगे? तो स्टेज के लिए और थेरेपी के लिए, दोनों के लिए प्री टॉक जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। पहले हम देखेंगे स्टेज के लिए कैसे करेंगे। तो स्टेज में जब आप करेंगे, तो मैं 2-3 पॉइंट्स जो अभी बोल रहा हूँ, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने तरीके से एक अपनी जो है ना स्क्रिप्ट बनाएँगे। अब उसमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि पर्सन के मन में से, जो सामने ऑडियंस बैठी है, उनके मन में से हिप्नोसिस का डर दूर करना है। या दूसरा रास्ता ये है कि हिप्नोसिस शब्द का नाम ही मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कहेंगे ना मैं हिप्नोटिस्ट हूँ और आज मैं आप सबको हिप्नोटाइज़ करूँगा, ये आप सेंटेंस जो बनाए, ये सेंटेंस से ही आधे लोग डर जाएँगे। और जो डरा हुआ व्यक्ति है, वो आसानी से हिप्नोटाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो हम उनको एजुकेट करेंगे कि हिप्नोसिस जो है वो कोई तंत्र-मंत्र, काला जादू नहीं है, ना ही वो माइंड कंट्रोल करने की बात है। हिप्नोसिस सिर्फ़ एक माइंड पावर है और माइंड के पावर को, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। ठीक है? एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा, आप हिप्नोसिस का नाम ही मत लीजिए। आप सिर्फ़ इतना करिए कि मैं एक माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक सीखा हूँ, ठीक है? आपके जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर जो है वो कितना कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स को मैं सीखा हूँ और मैं आज आप लोगों को वो एक्सपीरियंस कराऊँगा। तो यहाँ पर हिप्नोसिस का नाम ही नहीं आया, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई होगा कुछ, माइंड का गेम वेम होगा, कुछ एक्सरसाइज़ होगी वो करेंगे और जो भी होगा वो देखेंगे। तो ये रिलैक्स फ़ील करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरा दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से अपने उस माइंड पावर को यूज़ कर सकता है और जो व्यक्ति थोड़ा फ़ोकस नहीं करता है, कॉन्सन्ट्रेट नहीं करता है, वो आसानी से उस अवस्था में नहीं जा सकता है, ठीक है? और ये सच भी है, तो हम ये बात भी बताएँगे। तीसरा, हम उनको थोड़ा लालच देंगे। उनको लालच क्या देंगे? हम ये कि अगर आप माइंड की उस अवस्था में पहुँच गए या फिर आप अगर ट्रांस में चले गए, तो आपके माइंड के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ समस्याएँ होगी, जो आप बताना नहीं चाहेंगे या फिर आपके मन में है, वो आप वहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रकार की लालच देंगी उनको, क्योंकि सबके जीवन में, सबके मन में कुछ ना कुछ समस्याएँ तो होती ही है जो वो सॉल्व करना चाहते हैं, पर बताना नहीं चाहते। तो वो समझेंगे कि हाँ भई ये मज़ा आएगा यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ये ध्यान में रखने हैं और भी आप अपने तरीके से अपना इंट्रोडक्शन लोगों के साथ थोड़ा हँसी-मज़ाक कर सकते हैं, लोगों को कंफर्टेबल कराने के लिए। पर ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक इंट्रोडक्शन जैसा हम बना लेते हैं और हर जगह इसी को फिर हम रिपीट करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि वहाँ पर ऑडियंस जो है वो सामने से एनकरेज हो जाएँगी हिप्नोटाइज़ होने के लिए कि हाँ भाई हमें कीजिए, हमें फ़ायदा भी उठाना है और हम इंटेलिजेंट भी है और हम हो जाएँगे बहुत आसानी से। ठीक है? तो ये वहाँ पर प्री टॉक इस प्रकार होगा। अब जब हम थेरेपी के लिए करेंगे, हिप्नोथेरेपी के लिए, तो प्री टॉक जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। स्टेज में हमें बहुत बोलना पड़ता है, थेरेपी में हमें उतना बोलना नहीं है। थेरेपी में हमारा बोलना कम है, हमारा सुनना ज़्यादा है।
क्योंकि एक अच्छा हाँ हीलर बनना है, एक अच्छा थेरापिस्ट बनना है, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि या साइकोलॉजिकल जितनी बीमारी होती है, जितने पेशेंट्स होते हैं, उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो जब वो आकर आपके पास अपनी सारी दुःख-दर्द कहानी सुनाते हैं, तो आधे से ज़्यादा रिलीफ़ तो उनको वही मिल जाता है। फिर जब थेरेपी करेंगे, तब आपका आधा काम वहाँ पर कंप्लीट होगा। तो जब हम हो जाता है। थेरेपी करेंगे, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको थेरेपी क्यों चाहिए? आप जो आज यहाँ पर आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपकी समस्या है जिससे आपको थेरेपी चाहिए? अब इस प्रश्न के ऊपर सामने वाला व्यक्ति 5 मिनट भी बोल सकता है, 10 मिनट भी बोल सकता है, या आधा घंटा भी बोल सकता है, 45 मिनट भी बोल सकता है। ठीक है? वो जैसा या उसका या नेचर होगा, वो आपको उसको सुनना पड़ेगा। जब वो या बता देगा कि भई ऐसे-ऐसे समस्याएँ हैं, दूसरा प्रश्न आप ये करेंगे कि ये जो समस्या है, वो आपको कितने समय से है? टाइम पीरियड, ठीक है? कितने टाइम से है? ताज़ा-ताज़ा है या फिर बहुत लंबे टाइम से? जब लंबे वो समय पता चल जाएगा, तीसरा प्रश्न हम ये पूछेंगे कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई थी, जिसके बाद आप ये फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जितने भी होते हैं, उसमें ज़्यादातर ऐसी कोई घटनाएँ शामिल होती है, जिसके बाद पर्सन का बिहेवियर जो है ना चेंज होता है। तो वो चेंज घटना के होता बारे में पूछेंगे। अगर होगी तो बताएँगे, नहीं होगी तो नहीं बताएँगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप जो आज यहाँ पर आए हैं, तो आपके मन में क्या है कि मैं कितना परसेंटेज ठीक होऊँगा या फिर कितने परसेंटेज मुझे अच्छा लगेगा? क्या है, आप क्या सोच के आए हैं? तो ये 4 क्वेश्चन्स जो है, ये मेन क्वेश्चन है। आप अपने तरीके है। से कोई और जानकारी लेना चाहे, तो वो भी ले सकते हैं। हुँ, अब ये क्वेश्चन्स पूछने का कारण क्या है? एक क्वेश्चन पूछने के 2 कारण हैं। एक तो हमें जानकारी मिलेगी कि पर्सन क्यों आया है और हमें इसके ऊपर क्या-क्या थेरेपी करनी है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे मैंने कहा था ना कि थीटा ब्रेन वेव्स एक ऑटो हीलिंग ब्रेन वेव्स है, जहाँ पर हुँ, पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में रहे हुए सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन्स का ऑटोमैटिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ हुँ, पर हम क्या करते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं और वो व्यक्ति जो सामने वाला आपको जवाब देता है ना, जैसे आपने प्रश्न पूछा हाँ, कि भई आपको क्या हो रहा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भई मुझे स्ट्रेस डिप्रेशन लग रहा है और मुझे बहुत ही हुँ, डर लग रहा है। ठीक है? अब ये जो मैंने बोला कि हुँ, मुझे स्ट्रेस डिप्रेशन लग रहा है, डर लग रहा है, ये मैंने किसके सामने बोला? तो एक डॉक्टर के सामने बोला, क्योंकि आप वहाँ पर हाँ, डॉक्टर हाँ, है, सामने वाला पेशेंट है। या तो हिप्नोसिस ये कहता है कि जब आप अपने से हायर अथॉरिटी के सामने अपने क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस उस समय के लिए ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर वो जो जितना भी बोलेगा ना कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे इतने समय से है, मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद मुझे ये हो रहा है, ये सारा कुछ उसका सबकॉन्शियस माइंड उस समय के लिए स्टोर करेगा। और उसके बाद हम उसको अच्छा, कहाँ ले जाएँगे? उसके बाद हम उसकी थेरेपी करने के लिए उसको थीटा में ले जाएँगे। तो थीटा में जैसे ही वो एंटर करेगा, ये सारे प्रश्न, उसका समय पीरियड, वो घटनाएँ, वो सबका एक जो है ना, एक मिक्सचर बनेगा और वहाँ पर उसका कन्क्लूज़न उसकी थेरेपी के रूप में स्टार्ट होगा, उसके हीलिंग के रूप में स्टार्ट होगा। तो ये प्रश्न पूछने का कारण यही है कि एक तो हमें जानकारी मिलेगी और दूसरा हमें उसका ऑटो हीलिंग भी स्टार्ट करना है। इसलिए ये प्रश्न जो है अच्छी तरह से पूछेंगे, अच्छी तरह से उसको सुनते रहेंगे। ठीक है? तो ये 2 प्रकार के प्री हाँ, टॉक है, स्टेज के लिए अलग है, स्टेज में हमें ज़्यादा बोलना है हुँ, और हिप्नोथेरेपी में इससे हमें क्या ज़्यादा है? सुनना है। ठीक है? सुनना है। तो ये 2 तरीके के जो है प्री टॉक है। अब जब ये प्री टॉक हो जाता है, आपको लगता है कि भई हाँ, अभी ऑडियंस रेडी हो चुकी है या फिर पेशेंट रेडी हो हुँ, चुका है, तो नेक्स्ट जो आएगा स्टेप, वो होगा सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है, ये सिर्फ़ हम करते हैं स्टेज के लिए, ठीक है? ये थेरेपी में लागू नहीं होता है। ये टेस्ट हम हाँ, क्यों करते हैं? तो जैसे हमने आगे एक रेशियो देखा था कि स्टेज में हमारे पास रेशियो होता है 60, 20 और 20 का। 220 हुँ, हाँ, सामने 10 लोग हैं, 6 बहुत ही आसान, 20 बहुत ही मुश्किल और 20 हुँ, इम्पॉसिबल। हुँ, हो तो जाएगा, हाँ, आपको चेहरे देख के तो पता नहीं लगेगा ना कि भई ये 6 अच्छे हैं और ये 4 अच्छे नहीं हैं। हुँ, तो वो सिलेक्ट करने के लिए हमें सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। अब ये जो टेस्ट हाँ, है,
ये कुछ माइंड गेम, माइंड एक्सरसाइज के जैसे होते हैं, फनी गेम्स जैसे। उनको ऐसा ही लगता है कि आप उनको हिप्नोसिस के सजेशन दे रहे हैं, पर ये टेस्ट जो है ना एक्चुअली हमारे बॉडी मूवमेंट्स को चेक करने के लिए हम करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, उसमें हम आपको दिखाएँगे कि सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो 2-3 प्रकार के टेस्ट जो है वो हम करते हैं, और वो जब 3 टेस्ट आप करते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि भई कौन-सा व्यक्ति अभी इस टाइम में हमें फॉलो कर रहा है और कौन-सा व्यक्ति हमें रेज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? तो जो व्यक्ति हमें फॉलो करता है, उसी को हम लेंगे, जो व्यक्ति रेज़िस्ट कर रहा है, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो 3 प्रकार के टेस्ट है, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर जो सबसे आसान है और जो सबसे सक्सेसफुल है, वही हम आपको दिखाएँगे, जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो उस तरह आपको भी उन लोगों के पास टेस्ट करवाने हैं। अब थेरेपी में सजेस्टिबिलिटी टेस्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि थेरेपी में पर्सन ऑलरेडी सरेंडर है। उनके ऊपर कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको फ़ॉलो करने वाला ही है। तो वहाँ पर टेस्ट-वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ स्टेज के लिए है, ठीक है? या अब ये टेस्ट जब हो जाएगा और ऑडियंस रेडी है, इस तरफ पेशेंट रेडी है, तो सबसे मेन काम हमारा आएगा इंडक्शन। इंडक्शन किसको कहते हैं? तो इंडक्शन उसको कहते हैं कि जो पर्सन है आपके पास, चाहे वो स्टेज में है, चाहे वो थेरेपी में, वो अभी कहाँ पर है, कौन-सी अवस्था में? माइंड की बीटा अवस्था में है। जो ब्रेन ठीक है। वेव्स देखे थे ना, कि पूरी तरह से हाँ, अवेयरनेस हाँ, मतलब बीटा अवस्था। हाँ, तो बिल्कुल। हमें इस व्यक्ति को बीटा में से अल्फा में ले जाना है। तो ये जो बीटा में से अल्फा में ले जाने की जो प्रक्रिया है और उसको करने की जो टेक्निक्स होती है, उसी को कहते हैं इंडक्शन। अब ये ओके, टेक्निक्स जो है वो ठीक है। बहुत सारे तरह की होती है। एक तरह की नहीं है, वो काफ़ी तरह की है। कभी-कभी नेचुरल टेक्निक्स ऐसी हो जाती है कि हम नेचुरली भी अल्फा में चले जाते हैं, नेचुरली भी ट्रांस में चले जाते हैं। तो ये जो इंडक्शन प्रोसेस है, वो बहुत सारी कंडीशंस में क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर इस कोर्स में हमें थेरेपी करने के लिए, स्टेज के लिए कुछ 4-5 प्रकार की कंडीशन को हम देखेंगे। इसमें से भी हम 2-3 को ही यूज़ करेंगे। ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ 4-5 टेक्निक्स, 4-5 कंडीशंस। तो कैसी-कैसी कंडीशंस ओके, जब अगर हमारे माइंड में क्रिएट हो, तब जाके हम हिप्नोटाइज़ होते हैं। तो यहाँ पर 5 कंडीशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सारी होती है। तो सबसे पहली टेक्निक्स या फिर सबसे पहली कंडीशंस जो होती है वो है फोकस। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवा दिया जाए, चाहे वो कोई बिंदु हो, चाहे वो कोई आकृति हो, चाहे वो कोई सिम्बॉल्स हो, चाहे वो कोई डिम लाइट हो, कुछ भी हो। उसके ऊपर अगर हमें उसको फ़ोकस करवा दिया जाए 5-1 मिनट के लिए, तो पर्सन जो है वो नेचुरल ट्रांस में जाना शुरू कर देता है। एक ट्रांस अवस्था में, गहरी अवस्था में पहुँचना शुरू करता है। अब ये जो फ़ोकस की जो इंडक्शन है ना, ये आजकल बहुत ही जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशंस है कुछ, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं रिलीजियस, जिसमें आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्रों का एक्टिवेशन, ये सारा कुछ बताया जाता है। तो वो लोग जो है ना, ये इसी का यूज़ करते हैं, लोगों को जो है ना वो मिसगाइड करते हैं। फ़ोकस इंडक्शन, ठीक है? कुछ संप्रदाय ऐसे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं ऐसे वहाँ पर जाता रहता हूँ चेक करने के लिए ये लोग करते क्या है। तो कुछ बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वो लोगों को ग्रुप में बिठाते हैं, सामने अपने संप्रदाय का जो एक लोगो होता है वो रखते हैं, ठीक है? दीवार के ऊपर। लोगों को बोलते हैं कि आप उस लोगो को देखते जाइए, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेंगे, ठीक है? और पर्सन जब सब लोग जो है ना वो देखते जाते हैं उसको। अब वो बैकग्राउंड में क्या करते हैं, बैकग्राउंड में एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक बजाते हैं, और वो कैसा म्यूज़िक होता है? वो होता है थीटा ब्रेन वेव्स का म्यूज़िक। एक जो बाइनोरल बीट्स आते हैं, उस प्रकार का एक म्यूज़िक होता है। अब 5-10 मिनट के लिए सभी लोग उसको देखते रहते हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, पर्सन रिलैक्स हो रहा है, पर्सन फ़ोकस कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो लोग जो है ना एक नेचुरल ट्रांस में उतरते हैं। वहाँ कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते, क्योंकि फ़ोकस फ़ोकस की कंडीशन ही ऐसी है। फ़ोकस के साथ आप म्यूज़िक भी सुना रहे हैं। तो वो लोग जब एक हल्के से ट्रांस में उतरते हैं और 10 मिनट के बाद क्या करते हैं, जो म्यूज़िक है ना वो म्यूज़िक चेंज हो जाता है, और वहाँ पर बजने लगता है उनके संप्रदाय के प्रवचन, कि हमारा संप्रदाय ऐसा है, हमारा संप्रदाय इस तरह का है, आपको हमें फ़ॉलो करना है, हर एवरी वीक यहाँ पर आना है, ऐसे-ऐसे करना है,
और लोगों को हमारे बारे में बताना है। अब ये जितनी भी बातें उन्होंने सुनी, वो कहाँ पर गई? तो वो वहां पर गई जो क्रिटिकल लाइन थी ना, वो तोड़ के सीधा ही सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब जितने भी लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनका हो रहा है ब्रेन वॉश। अब वो एवरी वीक यही सुनते आते कि आपको ये ही करना है, आपको हमें ही फॉलो करना है। बस वो 2-3 वीक सुनेंगे ना, उसके बाद वो पूरी जिंदगी उनके पीछे पागल घूमेंगे। और साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को भी ले जाएँगे कि चलो तुम्हें भी ले जाने को बोला है, तो हम तुम्हें भी ले जाएँगे। वो आपको भी फ़ोर्स करेंगे कि आप हमारे साथ आइए और यहाँ पर इससे जुड़िए, ये करिए, वो करिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को पता नहीं चल रही है कि हम हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं या फिर ब्रेन वॉश हो रहे हैं। पर बस वो क्या है ना कि एक श्रद्धा के रूप में बेचारे जाते हैं और पूरा ज़िंदगी ना उनके पीछे फिर घूमते रहते हैं। तो ये फ़ोकस की एक इंडक्शन है, फ़ोकस की कंडीशन है। जब पर्सन फ़ोकस होता है, तब वो एक नेचुरल ट्रांस में जाता है। दूसरा इसके बाद होता है रिलैक्सेशन। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करवा दिया जाए, तो वो पर्सन जो है ना वो ऑटोमैटिक ट्रांस में चला जाता है। अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये सबसे पुरानी टेक्निक है जब हिप्नोसिस की शुरुआत हुई थी और उस समय पे पर्सन को रिलैक्स करवाया जाता था। और कैसे रिलैक्स करवाया जाता था? बॉडी के हर एक मसल्स का नाम देके रिलैक्स करवाया जाता था कि अपना ध्यान अपने आँखों पे ले आइए, आँखें रिलैक्स हो रही है, आस-पास के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपके नाक रिलैक्स हो रही है, आपके होंठ रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसे हर एक मसल्स को वो रिलैक्स करवाते थे। ठीक है? जिसको हम कहते थे पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। पर अभी के इस समय में हम वो पूरा पीएमआर यूज़ नहीं करते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो स्क्रिप्ट है वो बहुत लंबी है और पर्सन जो है ना वो सुनते उसको सो जाता है और सोया हुआ पर्सन हमारे किसी काम का है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पीएमआर को यूज़ करते हैं पर उसका एक छोटा वर्ज़न जिसमें बॉडी के बड़े-बड़े पार्ट जो है ना वो उसको कवर करते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और जब स्क्रिप्ट बोलूँगा ना तब आपको पता चलेगा कि कौन से पार्ट को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो ज़्यादातर हम ये पहला और दूसरा, ये 2 चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। चाहे वो आप स्टेज के लिए करो और थेरेपी के लिए तो हमेशा यही यूज़ करेंगे। क्योंकि यही सबसे आसान और सही टेक्निक है थेरेपी करने के लिए और जो है कि स्टेज वाला प्रोग्राम या एक साथ 10-15 लोगों को हिप्नोटाइज़ करना है तब। तो पहला और दूसरा हमारा मेन फ़ोकस होगा। तीसरा एक पॉइंट होता है, तीसरी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं शॉक, एक झटका, ठीक है? मानसिक झटका। आपने कभी यूट्यूब वगैरह में देखा होगा या फिर मेरे वीडियो ही देखे होंगे, कैसे आपका हम वीडियो हाथ देखा है। हाँ, हाथ हाथ खींचते हैं और पर्सन तुरंत सो जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें भी कोई मंत्र-तंत्र नहीं है। ये भी एक क्या है ना कि एक माइंड की गेम है, साइंटिफिक प्रोसेस है। अब इसको ऐसा अच्छा। समझना पड़ेगा कि शॉक इंडक्शन झटका, किस तरह का झटका? मानसिक झटका, मेंटली झटका। अब ये मेंटली झटका कैसे समझेंगे? तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर लेंगे कि कहीं पर आप हिल स्टेशन पे खड़े हुए हैं और नज़ारा देख रहे हैं और आपके किसी दोस्त ने आके पीछे से आपको धक्का दे दिया और पकड़ लिया, ठीक है? ये पहला हाँ, एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आप कभी घर में एंटर कर रहे हैं और दरवाजे से पीछे कोई लड़का, बच्चा खड़ा है, उसने एकदम से आके आपको डरा दिया। ये दूसरा एग्जांपल। हाँ, दोनों एग्जाम्पल में होता क्या है? दोनों एग्जाम्पल में आपको लगता है एक मेंटल झटका कि ये घटना आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अचानक से हो गई आपके साथ। आपने सोचा नहीं था कि मैं दरवाजे में घुसूँगा और लड़का मुझे डराएगा। आपने सोचा नहीं था कि मैं पहाड़ियों पे नज़ारा देख रहा हूँ और कि कोई मुझे धक्का देके पकड़ लेगा। ये अचानक से हो जाती है और ये कैसी घटना है जिसमें आपको लगता है डर, ठीक है? जब हाइट पे खड़े आपको लगता है डर कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा। अब जब दरवाजे में एंटर हुए, किसी ने डरा दिया, आपको लगा कि पता नहीं क्या आ गया, मुझे अटैक कर देगा। तो लगता है वहाँ पर डर। और जब ये डर लगता है तो 2-3 सेकंड्स ऐसी होती है जहाँ पर आपका जो माइंड है ना एक ऐसी अवस्था में आता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ? जिसको हम कहते हैं फ्लाइट और फाइट मोड। और ये 2-3 सेकंड के लिए क्या होता है, एक तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाते हैं, एक डर लगता है और वो जो हमने क्रिटिकल माइंड देखा था ना, क्रिटिकल फैक्टर, क्रिटिकल माइंड की लाइन, वो लाइन जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको आपका बॉडी जो है ना, आपका शरीर
अगर कोई रिस्क में है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बचाने के लिए आ जाता है ऊपर। तो वो जो यहाँ पर आप रिस्क में आ गए तो सबकॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिव हो गया कि अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरा ये शरीर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। क्योंकि सिक्योरिटी का काम किसका है? सिक्योरिटी का काम है हमारे सबकॉन्शियस का। तो जैसे ही आपको डर लगता है, झटका लगता है, आपका माइंड जो है ना तुरंत ही एक्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस, और पूछता है कि भाई अब मैं क्या करूं जिससे मैं इस बॉडी को सुरक्षित रख सकूं। वो एक सजेशन मांगता है, और वो होता है सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 2-3 सेकंड। तो हम क्या करते हैं, हम यही जो है ना घटना को हम उपयोग में लेते हैं। यहाँ पर पर्सन को एक मानसिक झटका देते हैं, एक ऐसी पैटर्न क्रिएट करते हैं कि वहां पर उसको पता नहीं होता कि अगले मोमेंट में मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। और जब वो झटका मिलता है उसी के साथ एक सजेशन हम पास करते हैं, वो है स्लीप, सो जाओ, या फिर अपनी भाषा में किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो सो जाओ। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सजेशन मांग रहा है, और उसी क्षण हम उसको बोलते हैं सो जाओ। मतलब उसने ये समझा कि अगर मैं सो जाऊंगा यहाँ पर तो मेरा शरीर जो है ना वो सिक्योर रहेगा। इसीलिए वो क्या करता है, पर्सन की आंखों को बंद करवा देता है, और जैसे हम सोते हैं उसी तरह उसको वहां पर वो सुलाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो ये जो घटना है इसको कहते हैं शॉक इंडक्शन। एक झटका देना और उस झटके के साथ ही जोर से बोलना स्लीप या फिर सो जाओ, ऐसे। ठीक है। तो जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, हम हाथ खींच के कैसे सुलाते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खड़ा रखते हैं। ठीक है। उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं कि अपना हाथ जो बिल्कुल ढीला रखे, लूज रखे। उसके साथ हम उसके माइंड में एक पैटर्न बिठाते हैं। पैटर्न कैसे बिठाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि जब भी मैं इनहेल कहूंगा आपको इनहेल करना है, और जब भी मैं एक्सेल कहूंगा आपको एक्सेल करना है। और ऐसा हम करेंगे 3 बार। ठीक है। 3 बार इनहेल एक्सेल के बाद मैं आपको कुछ सजेशन, कुछ कमांड दूंगा, उसको आप फॉलो करना है। ये हमने उसके माइंड में एक पैटर्न बिठा दी। फिर उसका हाथ पकड़ के रखते हैं और उसको बोलते हैं चलिए पहली बार इनहेल। वो इनहेल करता है और फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे एक्सहेल। उसको देखेंगे जब वो इनहेल कर लेगा तब एक्सेल कर, हम बोलेंगे एक्सेल करिए। फिर दूसरी बार इनहेल, वो इनहेल कर रहा है, उसके बाद एक्सहेल, वो एक्सेल कर रहा है। अब जब तीसरी बार आएगा तब हम कहेंगे तीसरी बार इनहेल, और अब उसके दिमाग में क्या है कि भाई मैंने 2 बार इनहेल एक्सेल करा, अब तीसरी बार भी इनहेल एक्सेल करेंगे और उसके बाद कुछ कहेंगे। तीसरी बार हम एक्सेल नहीं कहेंगे, तीसरी बार हम एक्सेल की जगह पे उसका हाथ खींच लेंगे और उसी के साथ स्लीप या फिर सो जाओ ऐसे कमांडिंग वॉइस में उसको बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं। उसके दिमाग में क्या था कि मुझे 3 बार इनहेल एक्सेल करना है, 2 बार तो कर लिया, अब तीसरी बार भी यही होगा। पर तीसरी बार एक्सेल नहीं कहेंगे, तीसरी बार सीधा हाथ खींचेंगे और एक झटके के साथ उसको स्लीप कह के सुला देंगे वहीं पर। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, एक टेक्निक शॉक इंडक्शन की। वैसे बहुत सारी टेक्निक अदर भी हो सकती है, मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे ये सारा कुछ तब मैं एक और टेक्निक दिखाऊंगा। ये खड़े होके हो सकती है, दूसरी मैं बताऊंगा वो बैठ के भी आप करा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक ही बात इसमें ध्यान में रखनी है कि हाथ खींचने का टाइम और आपके स्लीप बोलने का टाइम ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप हाथ खींच लेते हैं पर बोलना भूल जाते हैं। अब 2 सेकंड बाद आप स्लीप कहेंगे, तब तक तो वो माइंड वापस से रिलैक्स मोड में आ गया होगा, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या फिर आपने पहले स्लीप बोल दिया फिर खींच लिया हाथ, तब भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का काम है। जब आप हाथ खींचेंगे उसी समय स्लीप निकलना चाहिए मुंह से। ठीक है। तो ये शॉक इंडक्शन है। ये ज्यादातर हम स्टेज में जो है ना एंटरटेनमेंट फन एक्टिविटीज के लिए हम दिखाते हैं। बाकी थेरापी में कोई इसका काम नहीं है। थेरापी में कोई व्यक्ति आया है उसको झटका दोगे, बेचारा ऑलरेडी परेशान है और परेशान हो जाएगा। ठीक है। तो उसको वहां पर रिलैक्सेशन चाहिए, वहां पर उसको झटका नहीं देंगे। देखिए, तो ये तीसरी कंडीशन है जहां पर पर्सन जो है वो एक ट्रांस अवस्था में जा सकता है। चौथा है कंफ्यूजन। किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्वेश्चन किए जाए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसका वो जवाब देने में ही असमर्थ हो। ठीक है। जैसे कोई आप
बाजार में जा रहे हैं, कोई स्ट्रीट में घूम रहे हैं, ठीक है? और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर बिल्कुल नया है। आप उसको खड़ा रखेंगे, उसको पूछेंगे, भाई यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? अब वो सोचेगा, मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। वो सोचेगा, तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं छोड़िए, पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? अब पुलिस स्टेशन भी पता नहीं है। वो बोलेगा, कल आप कहाँ थे? मैंने आपको ये देखा था, मैंने आपको वहां देखा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर किसी को किए जाए, तब भी वहां पर ट्रांस में जाने का जो है ना कि चांसेस रहते हैं। जो स्ट्रीट में क्राइम बराबर। होते हैं ना, कि भाई हमें स्ट्रीट में लूट लिया, वो इसी तरह होता हाँ, है। वो लोग जो है ना कंफ्यूजन। पूरा सर्वे करते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति हमारे साथ बातचीत करेगा। तो क्या एज फैक्टर देखता है, टाइम पीरियड देखता है, वो सब कुछ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज देखेगा आप जब मार्केट में घूम रहे हो ना तब। और फिर आपको सिलेक्ट और करेगा, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति क्या है कि जैसे हम कहीं पर नए हैं, तो अगर हमें पूछेगा तो हम बोल देंगे, भाई मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनके साथ बातचीत करने में या फिर उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को ही वो पकड़ते हैं। और वैसे लोगों को के ऊपर ही ये सारा कंफ्यूजन का जो है क्रिएट करते हैं। दूसरा कंफ्यूजन जो है ना, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एजेंसीज ये ज्यादातर यूज करती है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे हम कोई ज्यादातर लेडीज के साथ ही होता है, लेडीज जब कपड़े खरीदने जाती है, तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार तरह तरह के कपड़े उनके सामने खोल के रख देता है। अब लेडीज है, देखे सब, अब कंफ्यूज है कि भाई खरीदू कौन सा, सारे अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद दुकानदार जो है ना वो बोलना शुरू करेगा, मैडम ये पैटर्न जो है ना वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मैडम ये कलर जो है ना वो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब लेडी है कंफ्यूज, वो ऑलरेडी है हल्के से ट्रांस में, और ये जितने भी सजेशन है ये वो ले रही है अपने माइंड में। अब उसी कंफ्यूजन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो वहां से उठाएगी, घर पे जाएंगे, वापस जब नॉर्मल अवस्था में आएंगे तब देखेंगे कि अरे इससे अच्छा तो वो कलर अच्छा था, वो लिया होता तो बहुत अच्छा था, इससे अच्छा वो पैटर्न था। दूसरे दिन वापस जाएंगे, चेंज करवा के फिर वापस आएंगे। तो ये जब कंफ्यूज अवस्था में हम आ जाते हैं, ठीक है, मोबाइल कंपनी बनाने वाली कंपनी एक ही है, अलग अलग ब्रांड क्यों बनाती है? मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करना है। कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तब व्यक्ति कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही, और जब खरीदेगा तो अपनी कंपनी का जाएगा। तो जितने भी कंफ्यूजन वाली टेक्निक्स है वो सारी भी इनडायरेक्टली हिप्नोसिस है। अब दुकानदार को ये नहीं पता है कि मैं हिप्नोसिस कर रहा हूँ, बस उसको बताया गया है ऐसे कि तुम्हें ऐसे करना है। उसे भी किसी ने सिखाया होगा, ऐसे ही आगे आगे चलता है। पर वो थियरी उनको पता हो रहा है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बाद लास्ट एक टेक्निक देखेंगे यहाँ पर, बोर कर देने की। किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी बातें करो जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम हम क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टीचर आते थे, पढ़ाते थे, वापस जाते थे, हम कभी कभी उबासियां ले रहे थे, सो रहे थे, कहीं पर और ख्यालों में खोए थे। जब क्लास कंप्लीट हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि क्या बोल के गए और क्या पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट ही नहीं है। हम उस समय एक नेचुरल ट्रांस में चले गए थे। जब ट्रांस में जाएंगे तब उबासियां भी आएगी, नींद भी आएगी, और विचार भी कहीं और तरह के आएंगे। तो ये बोर कर देने की टेक्निक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन है हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ होती रहती है, पर हमें पता नहीं चलता कि ये यहाँ पर हमारे साथ हिप्नोसिस हो चुका है। हमारा फोकस यहाँ पर तीन चीज के ऊपर होगा। पहला फोकस रिलैक्सेशन, और अगर फन एंटरटेनमेंट के लिए करना है तो शॉक इंडक्शन। ठीक है, तीन चीजों को लेकर हम जो है कि व्यक्ति को इंडक्शन देंगे। इंडक्शन इंडक्शन अब कंप्लीट हो गया। जब हम प्रैक्टिकल में मैं आपको कराऊंगा, अब ये मेहुल भाई आ जाए तब मैं आपको ना प्रैक्टिकल कराऊंगा, दोनों को एक हल्के से बढ़िया ट्रांस में ले जाऊंगा, और यस आपको जो सर। है ना वो एक्सपीरियंस कराऊंगा कि कैसे लगता है उसके अंदर। ओके। तो जब हम इंडक्शन दे देते हैं, तब पर्सन कहाँ पहुंचता है? तब पर्सन पहुंचता है अल्फा अवस्था में। अभी वो थीटा में नहीं उतरा है, अभी वो अल्फा में ही है। ठीक है, और अल्फा में क्या क्या कर सकते हैं? तो अल्फा में छोटी मोटी जो है कि हीलिंग थेरापी आप कर सकते हैं। जैसे किसी को रिसेंटली कोई स्ट्रेस डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, अभी नया नया ताजा ताजा प्रॉब्लम है, तो उस तरह के जो काम है ना वो अल्फा अवस्था में कर सकते हैं, थोड़े बहुत माइंड प्रोग्रामिंग के। पर अगर डीप थेरापी करनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, ऐसी कोई चीजें करनी है, तब हमें पर्सन को ले जाना पड़ता है डीप ट्रांस में। अब ये अल्फा में से थीटा में
ले जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं डीपनर्स। ये जो चौथा पॉइंट है डीपनर्स, उसी को कहते हैं कि अल्फा में से थीटा में। ठीक है। पहले क्या है, पहले बीटा में से अल्फा में, उसको इंडक्शन कहेंगे। अब अल्फा में से थीटा में, उसको कहेंगे डीपनर्स। मतलब व्यक्ति को और ज्यादा गहरा उतारना है। तो ये डीपनर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल डीपनर्स और दूसरा होता है हमारा वर्बल डीपनर्स। ठीक है, फिजिकल और वर्बल्स दो तरह के जो है कि डीपनर्स होते हैं। ये रहे। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डीपनर्स कैसे होते हैं। फिजिकल डीपनर्स में दो तीन तरह के डीपनर्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है पर्सन का बैलेंस बनाना। अब ये कहां पर काम आएगा, ये काम आएगा शॉक इंडक्शन में। जब हम व्यक्ति का हाथ खींचते हैं ना, तो ज्यादातर व्यक्ति हमारे कंधे पे आके गिरते हैं। अब जब हम जो वो कंधे पे गिरते हैं, तो सबसे पहला हम उनको बोलेंगे कि जैसे ही मैं आपकी बॉडी का बैलेंस बनाऊंगा, आप और भी ज्यादा गहरी नींद में चले जाएंगे। ऐसा कह के हम उनको थोड़ा खड़ा रखते हैं और उनको अपने कंधे से अलग करते हैं। तो ये पहला फिजिकल डीपनर्स है। दूसरा फिजिकल डीपनर्स होता है रॉकिंग मूवमेंट। मतलब व्यक्ति को लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे हम झुलाते हैं। एक कंधे पे थोड़ा प्रेशर देके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट थोड़ा झुलाते हैं। इसको कहते हैं रॉकिंग मूवमेंट। और जब रॉकिंग मूवमेंट करेंगे, उसके साथ भी हम बोलेंगे कि बॉडी के हर एक मूवमेंट के साथ आपकी नींद और आपका रिलैक्सेशन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। ऐसा कह के हम उनको थोड़ा लेफ्ट राइट करेंगे। ये उसके जैसा है कि जैसे कोई बच्चा पालने में झूलता है और गहरी नींद में चले जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर है कि पर्सन लेफ्ट राइट करेगा और वो सोता जाएगा। तीसरा होता है थर्ड आई पे टैप करना। यहां पर भी हम पहले बोलेंगे कि जैसे ही मैं आपकी थर्ड आई पे टैप करूंगा, आपकी नींद और ज्यादा गहरी होती जाएगी। उसके बाद थर्ड आई के ऊपर उंगली से ऐसे मारते रहेंगे, टैप करते रहेंगे और हर एक टैप के साथ बोलेंगे रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप। ऐसे बोलते जाएंगे 10-15 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। तो ये तीन तरह के फिजिकल डीपनर्स है। सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये थर्ड आई वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा है। अगर ये सिर्फ करा तब भी बहुत अच्छा है। वर्बल डीपनर्स ये वाले ज्यादा करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, वर्बल डीपनर्स में सबसे पहला होता है 10 to 1 की काउंटिंग। जैसे ही हम पर्सन को इंडक्शन देते हैं ना, चाहे वो फोकस से है, चाहे वो रिलैक्सेशन से है, या चाहे वो शॉक इंडक्शन से है, सबसे पहली चीज हमें करनी है 10 to 1 की काउंटिंग। जैसे ही मैं 10 to 1 की काउंटिंग करूंगा, हर एक काउंटिंग के साथ आपकी नींद और आपका रिलैक्सेशन और ज्यादा गहरा होता जाएगा। ऐसा बोलेंगे और उसके बाद काउंटिंग शुरू करेंगे। 10, 9, 8। अब यहां पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। 10, 9, 8 ऐसे बोल सकते हैं। आसपास की सारी आवाज आपको और भी ज्यादा गहरी नींद में ले जा रही है। मतलब आसपास अगर कोई आवाज हो रही है तो वो उनको डिस्टर्ब ना करे। फिर 10, 9, 8, 8 के बाद आएगा 7, 6, 5। यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी हर एक आवाज, हर एक शब्द आपको और भी ज्यादा गहरी नींद में ले जा रहा है। ठीक है, 4, 3, 2। अब मैं जो भी सजेशन, जो भी कमांड दूंगा, उसे आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे। 1, रिलैक्स एंड डीप स्लीप। ऐसे 10 to 1 की काउंटिंग कर लेंगे। ये जो है, ये अपने दिमाग में बिठा ही लेना है कि जब कोई हिप्नोटिज्म करता है तो ये वाला तो हमेशा करता ही करता है। इसको तो फिट कर लेना है कि ये तो बोलेंगे ही। ठीक है, और वो जो शॉक वाला था, झटके वाला, उसमें अब एक बात याद ध्यान रखनी है कि जैसे आप शॉक देंगे, ठीक है, आप झटका दोगे और स्लीप बोलोगे। अब स्लीप बोलने के बाद बंद नहीं होना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो पर्सन वापस जग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप उसको झटका देते हैं और स्लीप कहते हैं ना, वो जो ब्रेन वेव्स देखे थे हमने, ब्रेन वेव्स, वो आ जाता है बीटा में से अल्फा अवस्था में। और हमारा माइंड जो है ना, वो अल्फा में रहने के लिए बना नहीं है, तो वापस जंप करेगा बीटा अवस्था में। तो उसको वहां रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही स्लीप बोलेंगे ना, स्लीप, उसके तुरंत बाद ये जो 10 to 1 वाली काउंटिंग है ना, वो शुरू कर देंगे बिल्कुल तेजी से।
जैसे मैंने किसी को झटका दिया, स्लीप, तुरंत ही मैं बोलूंगा 10 to 1 की काउंटिंग में, हर एक काउंटिंग के बाद, या फिर स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, ऐसे बोलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ी अच्छा देर के लिए, कंटिन्यू। 2-5 सेकंड के लिए, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, ऐसे। और फिर ये ओके। काउंटिंग शुरू करेंगे कि 10 to 1 की काउंटिंग में हर एक काउंटिंग के साथ आपकी नींद बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 10 to 1 की काउंटिंग बहुत कंपलसरी है। इसके साथ या आप मेटाफॉर्स मेटाफॉर्स जोड़ के एक और भी जो है ना कि जो डीपनर दे सकते हैं। मेटाफॉर किसको कहते हैं कि कोई चीजों को यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल होता है, बहुत ही कॉमन है, कि आपके सामने एक 20 स्टेप की सीढ़ी है जो नीचे बेसमेंट की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी है, लेडर और बेसमेंट, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एक मेटाफॉर्स हुए कि इसको जोड़ के हमने 20 से 1 की काउंटिंग कराई। एक अलग सा एक होता है दूसरा सा, जिसमें होता है लिफ्ट। आप 10वें फ्लोर पे खड़े हैं और लिफ्ट नीचे जा रही है, तो यहाँ पर लिफ्ट क्या हुई, लिफ्ट एक मेटाफॉर्स हुई। ऐसे ही एक टनल के अंदर एंटर करवा सकते हैं, कोई ब्रिज के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर वही लेडर वाला यूज करते हैं कि जो लेडर है वो नीचे बेसमेंट में जा रही है, और जैसे आप नीचे जा रहे हैं आपकी नींद और रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज भी आप करवा सकते हैं। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आता है इमेजिनेशन। ये बहुत ही जरूरी है। इमेजिनेशन तो आप जितना करवाएंगे उतना अच्छा है। इमेजिनेशन में क्या क्या करवा सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उनके ऊपर छोड़ दें, कि आप ऐसी जगह को इमेजिन कीजिए जहां पर आप बहुत ही रिलैक्स या फिर बहुत ही इंजॉय करते हैं। वो जगह कोई भी हो सकती है, समंदर किनारा, नदी किनारा, पहाड़ियां, जंगल, गार्डन, आपका घर, आपकी ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, थिएटर, सिनेमा हॉल, कुछ भी हो सकता है। बस आप इमेजिन करिए कि आप वहां पर है और आप उस जगह को इंजॉय कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने तरीके से एक इमेजिनरी प्लेस बनाइए। जैसे हम ज्यादातर बनाते हैं गार्डन, कि आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में है, चारों तरफ बहुत अच्छे-अच्छे फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, उसके ऊपर पंछियों की आवाज आ रही है, सामने एक फव्वारा है, झरना है। ऐसे एक इमेजिनरी गार्डन हम इमेजिन करवाते हैं। तो ये भी आप करवा सकते हैं। आप अपनी तरीके से आप समुद्र किनारा कराइए, आप नदी किनारा कराइए, आप जंगल कराइए, पहाड़ियाँ कराइए, कुछ भी करा सकते हैं। तो ये दूसरा इमेजिनेशन कराना पड़ेगा। अब जब इतनी चीजें करेंगे, तब पर्सन जो है वो थीटा में एंटर करेगा। ये क्या करना है, सबसे पहले उसको अल्फा में ले आना है। अल्फा के बाद तुरंत ही 10 to 1 की काउंटिंग करेंगे। उसके बाद जो है कि एक मेटाफोर्स वाला नीचे बेसमेंट में उतारेंगे। उसके बाद कोई गार्डन वार्डन इमेजिन कराएंगे, उसी के बीच में थर्ड आई पे थोड़ा टैप कर देंगे। जब इतनी 3-4 चीजें करेंगे, पर्सन जो है वो थीटा अवस्था में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जब थीटा अवस्था में एंटर कर गया, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है सजेशन एंड कमांड। ठीक है, अब यहाँ पर सजेशन एंड कमांड हम दे सकते हैं। चाहे आप स्टेज के लिए दो, चाहे आप हिप्नोथेरापी के लिए दो, चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए दो, कुछ भी करो। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भी पढ़वा सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी करवा सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेशन भी करवा सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पर्सन अभी उस अवस्था में पहुंच चुका है। थीटा में आ गया। हाँ, अब सजेशन एंड कमांड दोनों जगह अलग अलग होंगे। देखिए, जब हम स्टेज के लिए करेंगे तब भी अलग है, और जब हम थेरापी के लिए करेंगे तब भी अलग है। जब हम स्टेज के लिए करेंगे तो हमें थोड़े नेगेटिव वे में कमांड देने पड़ेंगे। नेगेटिव वे में कमांड क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम पे कुछ दिखाना है, कुछ करके दिखाना है वहां पर। तो जब स्टेज के लिए कमांड देंगे तो उसके स्टेप्स जो है ना इस प्रकार होंगे। पहले इमेजिनेशन, फिर एक सजेशन पॉजिटिव वे में, और वही सजेशन नेगेटिव वे में। ऐसा क्यों है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा, कि जैसे हमें ये मसल्स कैटिलेप्सी दिखाना है कि पर्सन जो है ना वो स्टक हो चुका है, तो हम कैसे कहेंगे, तो हम उन लोगों को बोलेंगे कि आप इमेजिन करिए कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली फेविकॉल आपके पूरे शरीर के ऊपर लगा दिया गया है। अब वो सारे जो है ना इमेजिन करना शुरू करेंगे कि भाई फेविकॉल है हमारे शरीर के ऊपर। दूसरा स्टेप सजेशन देना है। आप इस कुर्सी के साथ
चिपक चुके हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। आप इस कुर्सी के साथ चिपक चुके हैं, ये हमने बोला। और यही चीज अब नेगेटिव वे में बोलनी होगी कि आप इस कुर्सी से उठ नहीं सकते हैं, आप इस कुर्सी से उठ नहीं सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। अगर आप उसको कहेंगे कि आप इस कुर्सी के साथ चिपक चुके हैं, ठीक है, और जब भी आप चेक करने के लिए बोलेंगे कि भाई आप 3 2 1 की काउंटिंग, चलिए अपनी जगह से उठने की कोशिश कीजिए, तो तुरंत ही सबकॉन्शियस क्या करेगा? वहां से उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको बताया नहीं है कि भाई तुम्हें नहीं उठना है। उसको तो इतना ही बताया कि आप चिपक चुके हैं। अभी दूसरी बार आप ये कह रहे हो कि अभी वहां से उठ जाओ, तो पर्सन तो उठ ही जाएगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस समझा नहीं है पूरी तरह। तो यहाँ पर पूरी तरह समझाएंगे। एक तो आप चिपक चुके हैं और आप उठ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कह के फिर हम काउंटिंग करेंगे कि 3 2 एंड 1 अपनी जगह से उठने की कोशिश करिए, पर आप नहीं उठ सकते। ऐसे बोलते रहेंगे। जितना ज्यादा उठने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप चिपकते जाएंगे। आप उठने की कोशिश करिए, आप नहीं उठ सकते हैं, ऐसे बोलते जाएंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। इस तरह जब करेंगे, तब जाके जो है ना आपका शो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज क्या है कि बहुत कम चांसेस है कि वो हो पाए। तो हर एक सजेशन, हर एक रूटीन के बाद उस रूटीन को रिवर्स भी करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने उसको चिपका दिया, ठीक है। अब अगर हमें उनको कोई नंबर बुलाने हैं, तो अभी जो पहला जो रूटीन दिया था, पहला जो हमने दिया था सजेशन, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं 3 2 1 की काउंटिंग करूंगा, आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। पर जैसे ही आपका शरीर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, आप महसूस करेंगे कि नंबर 5 आपके दिमाग से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, और आप उसको जितना ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा भूलते जाएंगे। आप नंबर 5 याद नहीं कर सकते। ऐसे एक को हमने रिवर्स किया और दूसरा हमने इम्प्लांट किया, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग रूटीन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। हाथ मतलब क्या कहते हैं कि शरीर को चिपकाना, नंबर बुलाना, फिर हाथ में नीडल डालना, पानी का टेस्ट चेंज कर देना, लोगों को गायब करना, कुछ ऐसी चीजों को दिखाना, मच्छर का काटना, ऐसे बहुत सारे रूटीन्स होते हैं। गरम लगाना, ठंडा लगाना, कोई हिमालय पे घुमा के लाना, ये सारे रूटीन्स जो है ना स्टेज में हम दिखाते रहते हैं। तो उस तरह के जो काम अगर आपको करने हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह करेंगे, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों कमांड देके। अगर आपका काम थेरापी का है, तो सजेशन कमांड देने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो आप क्या बोल रहे हो उसी के ऊपर सीधा फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को नी पेन है, घुटनों का दर्द है। आपने उनको बहुत अच्छे से ट्रांस में ले गए, सब कुछ कर दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ना, तो बहुत ईजी है। 1 2 बार करेंगे, आपकी जो स्क्रिप्ट आपको याद रह जाएगी, फिर तो आपके लिए खेल हो जाएगा। तो जब किसी को हम ले जाएंगे ट्रांस में, फिर ये जो 5वां स्टेप है ना, यही सबसे रिस्की है। अगर आपने उसको बोला कि भाई 3 2 1 की काउंटिंग में आपके घुटनों का दर्द है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको दर्द नहीं होगा। अगर ये सजेशन दिया आपने, आपकी थेरापी कभी हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपने क्या बोला? दर्द और नहीं बोल, हाँ, दर्द नहीं है दर्द बोला जी, तो माइंड ने और क्या नहीं पकड़ा? भी दर्द बोला, पकड़ा। दर्द हाँ, पकड़ तो लिया नहीं बोला, नेगेटिव। दर्द बोला, ये सारा जो पूरा है ना वो गड़बड़ी वाला जो सजेशन है। इसकी जगह हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव वे में। कैसे लेंगे? कि जैसे ही मैं 10 to 1 की काउंटिंग करूंगा, हर एक काउंटिंग के साथ आपका जो घुटना है वो और ज्यादा बेटर है। कंफर्टेबल और ज्यादा लाइट और ज्यादा हल्का होता जाएगा। आप बहुत ही आसानी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं, आपको बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद 10 9 8 काउंटिंग करते जाएंगे, और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस तरह जब आप करेंगे, तब जाके उनको रिलैक्स फील होगा। तो जब सजेशन कमांड देंगे, तो बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। अब ये जो है काम स्क्रिप्ट बनाने वाला, ये ऐसा नहीं है कि आप मैंने आपको 2 3 दिन सिखाया, आप चौथे दिन बनाना शुरू कर दिए। ये जब आप कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम कर सकते हैं।
तो उसके लिए ये जो पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भेज हाँ दूंगा। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए ठीक गए है। हैं, ठीक है। ये सारे हाँ यहाँ पर लिंक्स है सजेशन कमांड्स के, और भी मैं बिल्कुल। आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो वहां पर ओके जो सर। स्क्रिप्ट है ना, वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। करीबन 1000 से 1500 स्क्रिप्ट है अलग अलग रोगों के लिए, ओके। और वो सारे फ्री है। आपको बस क्या करना है, चलिए, आपको पर्सन को ठीक। चौथा जो स्टेप है वहां तक ले जाना है, टीका और में सिर्फ ले सीधा जाना ही, हाँ, डीपनर्स देके वहां पर ले जाना है, और सीधा ही आपको स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर देना है। आपको थोड़े बहुत अगर अंदर चेंजेस करने अकॉर्डिंगली नाम वगैरह कुछ, तो वहां पर आप कर सकते हैं। अदरवाइज है। सीधा ही स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब 5-10 लोगों को करेंगे, जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब पता चल जाएगा कि भाई जी अभी हाँ, कैसे बोलना है। उसके बाद आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। जी। ठीक है। तो ये आसान सा काम है, ज्यादा हमें हार्ड वर्क करने की ओके जरूरत नहीं है, हमारे लिए ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। तो जब ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद छठा स्टेज आएगा, वो है अवेकनिंग। पर्सन को वापस ओके। जगाएंगे। वापस जगाना बहुत ही आसान, सीधा ही काउंटिंग करेंगे। 5 to 1 की काउंटिंग में, हर एक काउंटिंग के साथ एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी इस नींद में से वापस आएंगे। अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने हाथ पैर शरीर को महसूस करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। 5 4 3 2 1, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स, ऐसे बोलेंगे। अगर पर्सन जग जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं जगता है तो और 10-15 मिनट वेट करेंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे, ओके। और जगाने की कोशिश करेंगे। कभी भी टच करके, चिल्लाकर, ऐसे उसका नाम लेके उसको जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, ओके। वो एक जंप मारेगा हाँ फिर ब्रेन वेव्स का। हाँ, अगर वो हाँ, थीटा में है, डेल्टा में है, तो सीधा जंप मार के वो बीटा में आने की कोशिश करेगा। तो वहां पर थोड़ा डिस्टरबेंस दिमाग में क्रिएट हो सकता है। तो ये ना हो, ओके। इसलिए 5 to 1 की काउंटिंग ही करेंगे हमेशा। ठीक है। ओके। क्लियर, इतना समझ में आ गया सब कुछ आज यस। जो मैंने सिखाया? ठीक है। यस सर, बहुत अब क्लियर जो हो है, गया। हाँ, अभी जो है ना, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। कल शायद अगर मेहुल भाई ज्वाइन हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल करेंगे, उसके साथ में आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो है वो भी समझाऊंगा थोड़ा बहुत। वो अभी भी नेक्स्ट ओके। क्लास में हम रखेंगे। ठीक है। जी हाँ। हाँ।